कि मान लो अभी दिवाली का सीजन है, हम सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। अब मान लो मेरे घर में एक कॉर्नर में मकड़ी का जाला है, तो मैं मकड़ी के जाले को झाड़ू लेके साफ करूंगा कि उस कमरे को ही तुड़वा दूंगा? ये नोटबंदी का फैसला सेम वैसा ही है। सरकार ने क्या किया कि उस मकड़ी के जाले को साफ करने की चेष्टा करी, वो जाला भी साफ नहीं हुआ, वो जाला आज भी वैसे के वैसे, पर मकान टूट गया। बोला काला धन आ जाएगा। कितना काला धन आ जाएगा? सरकार ने उस समय अनुमान लगाया कि ये 15,44,000 करोड़ में से 3-4 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आएंगे ही नहीं सिस्टम में, और वो काला धन है, और हमें काला धन से निजात मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। पर हुआ क्या वास्तव में कि 15,44,000 करोड़ रुपए के जो नोट चलन से बाहर किए थे 500 और 1000 के, उनके 99% से ज्यादा नोट वापस सिस्टम में आ गए। पहले नोटबंदी के पहले 5 दिनों में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके भूतपूर्व चेयरमैन कौन थे? हमारे देश के गृह मंत्री, जो आज भी उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। उन पहले 5 दिनों में नोटबंदी के तहत कितने नोटों की अदला बदली हुई? आप सबको जान के आश्चर्य होगा, 745 करोड़ रुपए। 4 साल पूर्व आपको याद होगा, 8 बजे 8 नवंबर के दिन 2016 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पर आए, टीवी सारे चैनलों पर आए, और उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि वो आज रात 12 बजे से, और मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले उन्होंने कहा रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। मतलब उनका कोई उपयोग नहीं रहेगा, वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितने नोट की वैल्यू थी आगे बात करूंगा, पर अभी बताना चाहता हूं 15,44,000 करोड़ रुपए के नोटों की वैल्यू थी, 500 और 1000 रुपए। 15,44,000 करोड़ रुपए के जो नोट थे, वो बोले कि ये चलन से बाहर हो जाएंगे। और बताया क्या गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और देश की सरकार के द्वारा, वो उस पर सिलसिलेवार हम बात करेंगे। पर हमें ये बताया गया कि इससे काला धन आ जाएगा देश में। और जब ये नोटबंदी का निर्णय लिया गया था, तो बाद में ऐसी खबरें आई कि वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भी उसमें अपनी ये नॉन एक्सेप्टेंस जाहिर की। पर उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। आज 4 साल पुरानी उस घटना के बारे में बात करूंगा, और उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर, उस पर बात करूंगा। बात ये कही गई कि इसके बाद देश में काला धन वापस आ जाएगा। अब मैं आंकड़े दूंगा, मैं हवा में बात करने की ना तो मेरी ट्रेनिंग हुई है, ना झूठ बोलना मुझे आता है, पर मैं तो आपको और सारे सरकारी आंकड़े दूंगा। बोला काला धन आ जाएगा। कितना काला धन आ जाएगा? सरकार ने उस समय अनुमान लगाया कि ये 15,44,000 करोड़ में से 3-4 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आएंगे ही नहीं सिस्टम में, और वो काला धन है, और हमें काला धन से निजात मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। पर हुआ क्या वास्तव में कि 15,44,000 करोड़ रुपए के जो नोट चलन से बाहर किए थे 500 और 1000 के, उनके 99% से ज्यादा नोट वापस सिस्टम में आ गए। तो ये सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य था कि इससे काला धन वापस आ जाएगा, वो प्रमुख उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 99% से ज्यादा वापस नोट सिस्टम के अंदर आ गए। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, 99% से ज्यादा। तो वो 3-4 लाख करोड़ का आंकड़ा तो खत्म हो गया। फिर आपको याद होगा उस दौरान रोज आप गोल पोस्ट चेंज होती थी। कभी हम इधर की बात करते तो सरकार कहती हम ये चाहते हैं, कभी हम उधर का सवाल पूछते तो सरकार कहते हम ये चाहते हैं। आपको याद होगा क्या क्या गोल पोस्ट चेंज हुए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। फिर बोला गया चलो काला धन वाला दिन भूल जाओ, हमारे नकली नोटों की जो समस्या है उसका निदान मिल जाएगा, नकली नोट वापस सारे आ जाएंगे। अब रिजर्व बैंक का ये आंकड़ा है साथियों कि जो 15,44,000 करोड़ रुपए के जो नोट सरकार ने चलन से बाहर करे,
उसमें से जो वापस जितने नोट आए, कितना आए, 99% से ज्यादा, उसमें से 99.9987% नोट जेन्युइन थे, फेक करेंसी के नहीं थे। फेक करेंसी के नोट कितने थे? मात्र 0.0013%। चलो साहब, ये भी अब गोल पोस्ट है, इस पे नहीं होगा। फिर नया एक बात हुई कि साहब डिजिटाइजेशन हो जाएगा इकोनॉमी का। पहले बोला गया कैशलेस हो जाएगी इकोनॉमी, अब कैशलेस हुई कि लेस कैश हुई कि लोगों के सर से कैश गायब कर दिए, वो आपको और मुझे सबको पता है, उसके बारे में बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आईपीएल का मैच है, बड़ा रोचक मैच चल रहा है आज, उसके बीच में क्रिकेट की भाषा में ही आपसे आज एक बात करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी टीम को क्रिकेट मैच इसलिए खेलते हुए देखा कि उनको नेट रन रेट सुधारनी है? अरे क्रिकेट के मैच जीतने और हारने के लिए खेले जाते हैं। उसी तरह सरकार के फैसले एक प्रमुख उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, रोज नया उद्देश्य नहीं दिया जाता। आप मैच हार रहे हो तो बोल रहे आप नेट रन रेट बढ़ाएंगे, नेट रन रेट नहीं बढ़ रही तो बोले चलो फील्ड प्रैक्टिस हो जाएगी, वो नहीं बढ़ रही तो बोले दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, दर्शकों का मनोरंजन नहीं हो रहा तो बोले चलो कम से कम एडवर्टाइजमेंट की रेवेन्यू तो बढ़ा दी। इस तरह से फैसले नहीं लिए जाते हैं देश में। देश में फैसले लिए जाते हैं ठोस नीतियों के द्वारा। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फैसला लिया जाता है। आपसे एक और बड़ी रोचक बात मेरे दिमाग में अभी बात करते करते आई कि मान लो अभी दिवाली का सीजन है, हम सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। अब मान लो मेरे घर में एक कॉर्नर में मकड़ी का जाला है, तो मैं मकड़ी के जाले को झाड़ू लेके साफ करूंगा कि उस कमरे को ही तुड़वा दूंगा? ये नोटबंदी का फैसला सेम वैसा ही है। सरकार ने क्या किया कि उस मकड़ी के जाले को साफ करने की चेष्टा करी, वो जाला भी साफ नहीं हुआ, वो जाला आज भी वैसे के वैसे, पर मकान टूट गया। ये नोटबंदी का जो फैसला हुआ उससे ये हुआ क्या? अब मैं आपको इसका प्रभाव क्या पड़ा वो बताता हूं। पहला, एमएसएमई सेक्टर जिसमें देश के अधिकांश लोग रोजगार पाते हैं, वो हमेशा के लिए सरकार ने 10 साल पीछे कर दिया। आज जो एमएसएमई की स्थिति है उसमें कोरोना जिम्मेवार नंबर 3 पे है। दो अलग कारण है, और पहला कारण अगर मैं कहूंगा 70-80% अगर एमएसएमई को किसी ने खत्म किया है तो वो नोटबंदी के निर्णय ने किया। 3,72,00,000 लोगों ने मात्र एमएसएमई सेक्टर में अपनी नौकरी खोई। और ध्यान रहे, एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? असंगठित क्षेत्र में ज्यादा होता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? असंगठित क्षेत्र में हम कैश से व्यापार होता है, वो आपने कैश तो चलन से बाहर कर दिया, आप तो फिर वो चिप वाले नोट ले आए। तो याद है ना आपको, बड़े बड़े चैनलों पे आया था चिप वाले नोट। वो चिप वाले नोट नहीं थे, वो चिप वाले, वो देश के साथ एक तरह से धोखा था। उस धोखे का, उस अर्थव्यवस्था के लिए काले दिन की आज चौथी वर्षगांठ देश मना रहा है। चलिए साहब, एमएसएमई की मैंने बात करी और आपको असंगठित क्षेत्र की बात बताई। दूसरा इसका क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा ये प्रभाव पड़ा, और बड़ा रोचक किस्सा है ये, कि 2016-17 में, जिस साल 2016 में नोटबंदी हुई, तो 16-17 में भारत की जीडीपी 8.3% थी, 8.3%। और 2019-20 में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य भारत की जीडीपी हो जाती है 4.2%। अब 8.3 से 4.2 कौन जिम्मेवार है? कैसे हो गई जीडीपी आधी? क्योंकि आपने कर दी बीच में नोटबंदी, इसलिए आधी तो होनी थी। तो 8.3 से आपने जीडीपी को 4.2%, मतलब जीडीपी में 4.1% की आपने कमी करा दी। ये प्रभाव हुआ। नंबर तीसरा प्रभाव जो अर्थव्यवस्था में हमें समझना पड़ेगा कि 45 साल की, और कई लोग सारा सवाल ये हमेशा पूछते हैं कि सर पॉपुलेशन तो ऐसी ही थी भारत की, लोग भी ऐसे ही काम करते थे, पर ये बेरोजगारी की दर 45 साल की सबसे बुरी दौर में क्यों पहुंच गई? इसका क्या कारण है? जब आप असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दोगे, जब आप मकड़ी के जाले को साफ करने के लिए कमरा ही तोड़ दोगे,
तो फिर 45 क्या, इस 45 साल से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम मेजर नहीं करते थे, अगर हम उसकी गणना करते होते तो ये 450 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर होती, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था के कमरे को ही तोड़ दिया, जाला साफ करने का आपका उद्देश्य था। और आज आज सरकार की ओर से नोटबंदी के फायदे गिनाए गए, वो फायदे भी आपको बताता हूं, बड़े रोचक फायदे हैं, आपको समझना पड़ेगा। पहले यह बताया गया कि इससे हमारे देश की टैक्स कंप्लायंस बढ़ गई। अभी आपको थोड़े दिन पहले की एक घटना बताता हूं। सूरत में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जो सूरत शहर के, उन्होंने ये कहा कि जब नोटबंदी हुई 8 बजे, उस 8:30 से लेके 4 घंटे के अंदर एक ज्वेलरी के व्यापारी ने 96 करोड़ 96 करोड़ की सेल बता दी। और उसने ये बताया, सारे उसने दस्तावेज देके ये बताया कि ये 96 करोड़ रुपए की जो ये सेल हुई है, इसमें 80 लाख रुपए का टैक्स सरकार को उस व्यापारी ने दिया, जो ज्वेलर है सूरत का। जब उसने ये सवाल उठाया सरकार से, तो हुआ क्या आपको पता है? सवाल उठाने वालों की कोई यहाँ पे जगह नहीं है। आज माननीय आडवाणी जी का जन्मदिन तो है, मेरी उनको हाथ जोड़ के शीश झुका के जन्मदिन की शुभकामनाएं, पर उन्होंने भी सवाल उठाया था, वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। और अगर विपक्षी दल के लोग और सरकार के छोटे नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के छोटे पदाधिकारी अगर सवाल उठाते हैं, तो उनके ऊपर 3 काम होते हैं: ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इस व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो गई और इसका सवाल पता नहीं कहां चले गया, वो उसका कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। ये प्रूव कर दिया गया कि ये जो व्यक्ति है, ये इनकम टैक्स लॉस की पूरी परिपालना नहीं कर रहा है, इसके ऊपर हमने रेड कर दी। ये सवाल उठाने वाले की स्थिति हुई न्यू इंडिया में। फिर सरकार ने दूसरा फायदा बताया, और आज सरकार के ही फायदों की बात कर रहा हूं मैंने तो सारा चिट्ठा आपके सामने रख दिया। दूसरा बात यह कहा गया कि इससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, मतलब हमारी जीडीपी नीचे डिनोमिनेटर में, टैक्स न्यूमरेटर में, ये रेशियो बढ़ जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब जीडीपी कम हो रही हो, जब जीडीपी में वृद्धि दर 4% की हो और टैक्स में वृद्धि दर 5% की हो, तो टैक्स टू जीडीपी तो रेशियो तो बढ़ेगा ही। सफल मॉडल भारत जैसे देश के लिए क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? जीडीपी बढ़ती 9% से और टैक्स कलेक्शन बढ़ता 8% से। इसको कहते हैं एक हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और जीडीपी भी बढ़ रही है, और जीडीपी टैक्स से ज्यादा बढ़ रही है। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो बता के देश को यह बताया जा रहा है कि नोटबंदी सफल हो गई। कमाल की गणना है, कमाल का लॉजिक है। फिर तीसरी बात यह बताई गई कि फेक करेंसी से पूरा निजात मिल गया। अब आप ये बताइए कि मैंने तो रिजर्व बैंक का आंकड़ा दिया, फेक करेंसी कितनी आई? 0.0013% मात्र फेक करेंसी आई। और दूसरी बात, मैं सरकार से क्या, आप सब लोगों से पूछता हूं, अगर गलत है तो रेस्पॉन्स कीजिएगा, मैं चाहता हूं आप रेस्पॉन्स करें अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आप ये बताइए, फेक करेंसी का कंट्रोल करना बड़े डिनोमिनेशन के नोट छाप के ज्यादा सफल हो सकता है कि छोटे डिनोमिनेशन से? अगर 2000 का एक फेक करेंसी आए और 500 की एक फेक करेंसी आए, तो 4 नोट छापने पड़ेंगे, और 2000 में एक ही नोट में वो 2000 की फेक करेंसी आ जाएगी। पता नहीं क्या सद्बुद्धि सरकार को मिली कि ये 2000 के नोट छापने से फेक करेंसी से देश को निजात मिलेगा। फेक करेंसी से नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है 0.0013% मात्र जो नोट वापस आए उनमें फेक करेंसी थी। फिर चौथा सवाल, और चौथा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं आप ध्यान से इसको सुनिए। नोटबंदी होती है कब हुई? 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से लागू हो गई, तो रात 12 बजे 1 मिनट पे हो गई 9 नवंबर। 9, 10, 11, 12, 13 इन 5 दिनों में, इन पहले नोटबंदी के पहले 5 दिनों में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके भूतपूर्व चेयरमैन कौन थे? हमारे देश के गृह मंत्री, जो आज भी उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, उन पहले 5 दिनों में नोटबंदी के तहत
कितने नोटों की अदला बदली हुई आप सबको जान के आश्चर्य होगा, 745 करोड़ रुपए की 5 दिनों में। और फिर रिजर्व बैंक ने कहा आप नहीं कर सकते, बंद कर दिया उनका अदला बदली कार्यक्रम वहां बंद हो गया। और 5 दिनों में 745 करोड़ की अदला बदली हो गई। गुजरात के, मात्र गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें निदेशक में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जिनके चेयरमैन बैंकों के बीजेपी के सीनियर फंक्शनरीज है, उनमें मात्र 5 दिनों में, क्योंकि बाद में तो रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नोटों की अदला बदली हो गई। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा अगर आपको बताऊं तो पहले 5 दिनों में 3118 करोड़ रुपए के 11 बैंकों में नोटों की अदला बदली हो गई। और फिर सरकार से 2017-18 में हमने सवाल पूछा तो सरकार ने कहा कि हमें अब ट्रांजैक्शन ट्रायल मिल गई है, हमें पता लग गया है किसके पास कितना रुपया है, अब हम छापे मार के उनसे रुपया निकाल लेंगे। 4 साल हो गए, कितना काला धन आया? क्या आप मुझे एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट बता सकते हैं जिसमें सरकार ने ये कहा कि नोटबंदी के कारण मुझे 1 रुपये का काला धन मिला? एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट? क्योंकि काले धन के ऊपर वार के कारण ही ये स्कीम लागू की गई थी ना। फिर बाद में इस स्कीम ने अपने अलग अलग उद्देश्य बनाए, जो मैंने आपको कहा कि जब मैच हार गए तो नेट रन रेट, जब नेट रन रेट नहीं बढ़ रही तो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, जब खिलाड़ियों की प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही तो दर्शकों का मनोरंजन, तो दर्शकों का मनोरंजन भी नहीं हो रहा तो आप कह रहे हो कि टीवी की एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं। देखिए, इस तरह से कोई भी क्रिकेट की टीम और कोई भी देश की टीम इस तरह के उद्देश्यों से आगे नहीं बढ़ती है। एक सफल नीति वही होती है जिसमें आप एक उद्देश्य के पीछे लगते हो और उस उद्देश्य की पूर्ति करते हो। आज नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था की जीडीपी 8.3 से 4.2% पे आ गई और ये कोरोना के पहले की जीडीपी है। आज 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी हम देख रहे हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज्यादा नौकरियों का सृजन कर सकता है, जिसकी जीडीपी में हिस्सेदारी 2015 में 15.5% थी, जो आज 13.7% हो गई 2019 में। ये सब नोटबंदी में हुआ। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, फिर सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अंतरराष्ट्रीय जो एफडीआई, जो लोग अंतरराष्ट्रीय जो इन्वेस्टर्स है, जो लोग पैसा लगाते हैं इकोनॉमी में, वो उन्हीं इकोनॉमीज में पैसा लगाते हैं जिनकी नीति और जिनकी नीयत स्थायी हो। जो नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दे, ऐसी इकोनॉमीज में एफडीआई नहीं लगाई जाती है, जो आज देश देख रहा है। एफडीआई में अंतर्राष्ट्रीय साख में हमारी गिरावट आई, हमारी नौकरियों में गिरावट आई, हमारी जीडीपी में गिरावट आई, हमारे जीडीपी में परमानेंट लॉस हुआ, हमने नेगेटिव मैसेज दिया निवेशकों को, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म कर दिया, हमने एमएसएमई सेक्टर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मुझे एक डाटा और फैक्ट के साथ एक ऐसा काम बता दो जो नोटबंदी से पॉजिटिव हुआ हो इकोनॉमी के साथ, एक, तो मैं आपके पूरे कार्यक्रम को सफल मान लूंगा। पर सरकार 4 साल में तो बता नहीं पाई, और 400 साल में भी नहीं बता सकती, क्योंकि जिस सरकार की ना तो नीति स्पष्ट है ना नियत स्पष्ट है, वो इस तरह के तुगलकी फरमान करती। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।